नमस्कार, मैं हूं अमितोज और आज है 19 जुलाई 2021। जो क्लेम के रिस्पांस में मुझे कुछ पार्शियल अमाउंट मिली जो कि बहुत ही आंशिक थी, बहुत थोड़ी थी, उसके फॉलोअप में मैंने कॉल किया एनएससी हेल्पलाइन पे। वो फॉलोअप मैं आपको सुनाता हूँ। ये मेरे हिसाब से तो एनएससी की जो आईपीएफ में गारंटी दे रखी है उन्होंने कि हर एक इन्वेस्टर पे 25 लाख की गारंटी है, उसमें रहते इस पॉलिसी में इस प्रकार का रिस्पांस एक अन्याय है और ये एक इनकम्पिटेंस है, जिम्मेवारी से भागने वाली बात है और बेतहाशा परेशान कर इतना डिले कर ये डिसीजन पे आना कुछ उचित नहीं है। क्रिटिकल रिपोर्टिंग में मैडम सुचेता दलाल हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रही हैं और बहुत ही समय से हैं, कई दशकों से, डिकेड से इसी चीज़ की रिपोर्टिंग कर रही हैं। किस प्रकार से रिटेल इन्वेस्टर को परेशान किया जाता है या रिटेल इन्वेस्टर की सुनवाई नहीं हो पाती है और किस तरह से हमारे ढांचागत जो संस्थान हैं, जो प्राइमरीली एनएससी है या सेबी है, उसमें किस प्रकार से व्यवहारिकता हो रखी है, उस चैनल पे ये बहुत डिटेल में जाती हैं और जो कंटेम्प्रेरी रहता है, जो आजकल के इश्यूज़ रहते हैं, उनको कवर करती हैं। क्रिटिकल रिपोर्टिंग के लिए आप उनको सुन सकते हैं। ये आपके ज्ञान में इजाफा करेंगी, ज्ञानवर्धन करेंगी और आपको ज़्यादा अवेयरनेस होगी कि ये माहौल क्या है, एक्चुअली इन्वायरमेंट क्या है। आइए सुने मेरी कॉल आगे। मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, मेरे को ना एक मेरा क्लेम डाला था मैंने, जिसमें मेरे देना बैंक के शेयर्स थे 500। हाँ। तो उस पे उन्होंने कुछ ईमेल मुझे किया है। उसमें जो आया है सर, वो उन्होंने ना मुझे जितनी अमाउंट बनती थी उससे कम दिया है। अच्छा। बहुत ही कम दिया है। हाँ। ये क्लेम रेफरेंस है। अमितोज आचार्य नाम है आपका? हाँ जी बिल्कुल सर। इसमें मैंने काफ़ी ईमेल की थी, एक्सेल शीट बना के भी दी थी। तो उसमें मेरे 500 देना बैंक के शेयर्स थे जिनकी अमाउंट कुछ 14,000 बनती थी। तो आप लोगों ने ये अभी रिसेंटली मुझे ईमेल लिखी है 24 जून को, जिसमें लिखा है डियर सर मैडम, दिस इज विद रेफरेंस टू योर क्लेम रेफरेंस नंबर रिव्यू 2, है ना। इन दिस रिगार्ड यू मे काइंडली नोट दैट वी हैव इनिशिएटेड द ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ₹2579.5। अच्छा हाँ, रिव्यू 2 था आपका ये? हाँ, 2579 हो गया ना। हाँ। 2579 रुपीज, है ना, 50 पैसे। हाँ। फॉर सीएम कैपिटल मार्केट सेगमेंट टू योर अकाउंट नंबर विद आईसीआईसी बैंक, द सेम विल बी क्रेडिट टू योर अकाउंट ऑन सक्सेसफुल प्रोसेसिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन बाय द बैंक। We understand that you have not received any amount from any other person regard to the claim made herein from the NSC IPFT. हाँ। In case you receive the amount part of the amount released from any other person, it becomes obligatory on your part to return the said amount by NSC IPFT to you, for failing which interest as may be applicable shall be levied upon you till the time the amount is returned. ये है ना सर। इसमें मुझे किसी से कोई अमाउंट नहीं मिली। हाँ। तो ये मेरा सर कहता है बिना आपका जो पूछने रिव्यू। जी। हेलो हाँ जी। सर, आपका रिव्यू 2 का जो अमाउंट 21 जून को लेटर आया था आपको, ठीक है? ये मेरे को सर ये आया है, ईमेल में आया है। मैंने आपको जून 24 को 24 को आपको अमाउंट गया है ना सर बैंक में? अच्छा, ये बैंक में गया है? अमाउंट गया है 24 हाँ को जी, आया है बैंक में। मैंने अकाउंट चेक किया था तो मेरे अकाउंट में ये अमाउंट आ गया है। अच्छा। हाँ। ठीक है जी। हाँ। पर जो आप देखिए, जो ये मैंने क्लेम किया था, ये किया था 500 देना बैंक के शेयर्स, जो बाद में अक्वायर हो गया था बैंक ऑफ बड़ौदा से, और वो 55 शेयर्स बन गए थे। हाँ। तो मुझे जो मेरी पहली सेटलमेंट भी हुई थी, उससे पहले भी एक सेटलमेंट की थी आपने कुछ 1800 रुपए की। हाँ। मेरा आपका अमाउंट मिला था 1895। मुझे ये बताया गया था कि वो मेरे को दिया गया है, मेरी जितनी परचेज प्राइस थी। हाँ। मुंबई महानगर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के शेयर थे, तो उसकी जो परचेज प्राइस थी उसको मल्टीप्लाई 18 रुपए कुछ थी, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके मेरे को उन्होंने दे दिया था, जो मेरी परचेज प्राइस थी। तो इसमें मैंने आपको एक्सेल शीट बना के भेजी थी कि जो मेरे 500 शेयर हैं देना बैंक के, उसकी परचेज प्राइस से तो वो तो बनते हैं ऑलमोस्ट अराउंड 14,000 रुपीज़। तो आपने ये 2579 रुपीज़ 50 पैसे
कैसे, मतलब ये समझ नहीं आया मुझे। एक मिनट बता रहा हूँ मैं आपको। आपकी कॉल सर रिकॉर्डिंग पे भी है। यस यस सर। वो जो फर्स्ट आपको सर जो लेटर आया था 13 जनवरी को, ठीक है। हेलो सर मेरे को ढूंढना पड़ेगा, उसमें क्या था 13 जनवरी में, आप बोल दीजिए। 13 जनवरी में लेटर में आपका अमाउंट जो पास हुआ था एडमिट अमाउंट वो था 1895, ठीक है। हाँ जी, वो MMTC के शेयरों वाला था, वो 1895 आपका था MMTC लिमिटेड का शेयर का अमाउंट पास हुआ था 100 क्वांटिटी का, जी। ठीक है 1895। उसके बाद आपने रिव्यू के लिए किया, आपने रिव्यू क्लेम। क्योंकि आपने ये मेरे देना बैंक के जो शेयर्स थे जो हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा में अक्वायर हो गए थे, वो सेटल नहीं किए थे, हाँ इसलिए मैंने रिव्यू के लिए बोला। वो भी आपसे कंसल्ट करके बोला था कि आपने वो मेरे शेयर क्यों छोड़ दिए, है ना सर। हाँ क्योंकि ट्रांजैक्शन तो ये इमोशनल सेटलमेंट नहीं है ना, ये तो ट्रांजैक्शन बेस्ड है। जो कि जो मैंने माल खरीदा या तो मुझे वो दे देते या मुझे उसके पैसे दे देते। और सर आपने उसके बाद रिव्यू 1 किया था, फर्स्ट टाइम आपका पास हुआ 1895। उसके बाद आपने रिव्यू किया, फर्स्ट रिव्यू का आपका लेटर आया 20 मार्च को। अच्छा 20 मार्च को लेटर में ऐसा मेंशन था कि डिफरेंस इन क्लेम अमाउंट एंड वैल्यूएशन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज 505 रुपये, ठीक है 505 रुपीज। और जो सेकंड पर्टिकुलर में लिखा है वो है नो ट्रेड फाउंड फॉर 55 शेयर्स ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा एज पर ट्रेड डेटा। मतलब जो ट्रेड डेटा आपने प्रोवाइड किया था उसमें कुछ नो ट्रेड, मतलब उसका ट्रेड ही फाउंड नहीं हुआ है ऑडिटर्स को बैंक ऑफ बड़ौदा का। अरे सर, मैंने उनको बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रेड कैसे आएगा, मैंने तो देना बैंक के शेयर खरीदे, हाँ है ना सर। हाँ सर वो क्योंकि जब मैंने इनिशियल क्लेम किया तो जो मेरे को हाँ स्टेटमेंट दी थी ब्रोकर ने, हाँ उसमें मेरे 55 बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर्स थे जो उसने बिना पूछे मिसयूज ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी करके पूल में लगा दिए थे, है ना। कुछ उसने किया जो घपला किया था। हाँ तो मेरे को स्टेटमेंट में 55 बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर्स आ रहे थे, जिसके बेस पे मैंने ये 2 शेयर्स अपने लिख दिए। हाँ तो MMTCL आपने बैंक ऑफ मुझे बड़ौदा। बोला हाँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तो आपकी ट्रांजैक्शन ही नहीं मिल रही। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया क्योंकि इसलिए शायद नहीं मिल रही क्योंकि 500 शेयर जो ट्रांजैक्शन हुई थी, जो मैंने खरीदे थे, वो देना बैंक के थे और वो देना बैंक को अक्वायर कर लिया बैंक ऑफ बड़ौदा ने, अच्छा हाँ। तो इसलिए नहीं मिले। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स भेजे देना बैंक के। तो आपने जो रिव्यू किया सेकंड रिव्यू, उसमें आपने वो प्रोवाइड किया था सब डॉक्यूमेंट्स सब मेल पे? किए थे सर, सब किए मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स प्रोवाइड किए आपको, है ना। हाँ उसकी जो हाँ सौदा समरी थी वो प्रोवाइड की मैंने आपको। तो मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई ट्रांजैक्शंस तो सारी एक्सचेंज में तो लॉग होती हैं ना सर, हम्म। है ना। जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स दे दिए तो उसके बाद तो कोई अब गुंजाइश रह नहीं जाती। उसकी डेट मैंने आपको बताई, जो टाइम टू टाइम सब, उसका रेफरेंस नंबर उसमें लिखा हुआ था। तो आपका अभी पेंडिंग अमाउंट सर कितना है? 1390। सर आप 5000 देखिए ना, मैंने 5000 अब आपने वो एक्सेल शीट मैंने पहले ईमेल में भेजता रहा हूँ, 20-25 रिमाइंडर भेजे हैं आपको मैंने। तो उसमें 500 देना बैंक के शेयर कॉन्ट्रैक्ट नोट के हिसाब से कितने पे परचेज हैं। सर मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन आपने क्लेम फॉर्म में वो मेंशन नहीं किया था ना, आपने जो स्टार्टिंग में क्लेम फॉर्म सबमिट किया था तभी। हाँ जी सर, मैंने नहीं किया था, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर किया था। पर हाँ अब हाँ। मैं दोबारा से क्लेम करूं कि मैंने आपको डिटेल भेजे थे, उसके एक्सेल शीट बना के भेजी थी ईमेल की, तो और एक रिव्यू टू बार में नहीं सर ऐसे भेजी ही। है उसको मैंने, वो कई बार भेजी है रिमाइंडर्स में, 20-25 रिमाइंडर भेजे हैं मैंने। और अब तो एक मैं मिनट। भूल गया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप करोगे, आपने खुद ही ईमेल कर दी, बताइए। पर की तो उसमें फिर पूरा फैसला नहीं हुआ, क्योंकि ये मैं अपना ये वाला केस मैं अपने चैनल पे भी चला रहा हूँ अपना, तो लोगों का रिस्पांस भी आता है, तो उससे पता चलता है कि हमारा सिस्टम है वो पूरा फैसला कर भी पा रहा है कि नहीं। तो मैंने तो बोल दिया था लोगों को, आप खुद ही देख लो कितना फैसला हुआ और क्या कर पा रहे हैं ये लोग, मैं क्या बताऊंगा। मैं बुराई नहीं करना चाहता, जो है सो है, लोगों के सामने है। हाँ, और जो आपने देखो सर, मैं रिव्यू 2 का जो इवैल्यूएशन चेक कर रहा हूँ ना, कैलकुलेशन, जी इसमें कैसा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का क्वांटिटी 55 और जो अमाउंट पास हुआ है वो है 2579। हाँ जी, ठीक है। ये आप जो मुझे दे पहले चुके हैं, बैंक में आपने दे दिए हैं, मेरे पास हाँ, साथ पहले है। का जो पहला अमाउंट था 1895 और अभी का है 2579। हाँ जी, उनका टोटल जो हुआ है वो है 4474। इतना आपका टोटल क्लेम पास हुआ है। हाँ जी, ये दोनों प्लस कर लेंगे तो ये इतनी अमाउंट है, तो डबल हुआ है। हाँ 4474, यस। जी
सर आप देखिए ना सर, आपने जब पहली बार मेरी सेटलमेंट की तो मुझे कहा कि हम सेटलमेंट कर रहे हैं, जो आपकी परचेज प्राइस है इसके ऊपर, है ना, वो देंगे आप मुझे। पर देना बैंक के 500 शेयर्स की परचेज प्राइस आप बताइए क्या है। आपने जो देना बैंक का डॉक्यूमेंट दिया था सर, ठीक है, रिव्यू 2 के लिए, जी। हाँ, तो उसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं हुआ है, ऐसे आप बोल रहे हो। अरे सर मैंने तो पूरा कैलकुलेशन करके भेजा है, मैं रिमाइंडर निकालने लगा हूँ। मैं ईमेल अपनी चेक कर रहा हूँ, अगर मिल जाए मुझे कहीं से तो, क्योंकि अब मैंने 2 महीने से तो आपको किया ही नहीं मैंने कोई। हाँ, ये मेरा 27 अप्रैल का रिमाइंडर है। अप्रैल का क्या, हाँ जी, 27 अप्रैल को मैंने लास्ट रिमाइंडर भेजा था आपको। 27 अप्रैल को, ओके। एक मिनट में देखता हूँ क्या है। अब प्लीज़ रिजॉल्व इस ऐप, उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिए मैंने, एक थोड़ा सा रिमाइंडर ही भेजा था। ये मैंने, आप देखेंगे एक ईमेल मेरा गया हुआ है, ये 31 मार्च का है ना सर। तो जो इसमें मेल में ये, जो मेल में आपने डॉक्यूमेंट भेजा है ना, जो आपका बैंक का जी, ट्रेड डेटा का, वो डेट बताइए मुझे। 31 मार्च को है सर, डिफॉल्ट isc@nsc.co.in, मेरे ठीक नाम है, से आएगा, अमितोज आचार्य एक मिनट होल्ड करेंगे सर, आप चेक करता हूँ मैं। हाँ, आप चाहते हैं तो मैं अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ उसको। नहीं, एक मिनट होल्ड पे रहिए, मैं आपको 31 मार्च का एक मेल चेक कर देता हूँ, ठीक है। रिमाइंडर नंबर 23 है ये। हाँ जी सर, प्लीज़। सर सॉरी फॉर लॉन्ग होल्ड। नो जैसे प्रॉब्लम। मैं जो मैम से ही बात कर रहा था आपके जो केस के रिगार्डिंग, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजा है देना बैंक का, जो ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट नोट का मैंने चेक किया कार्रवाई का, ठीक है, जी लेकिन जो रिव्यू टू में कंसिडर नहीं हुआ था आपका, तो सर। मैम बोली उनका ये प्रोसेस में, ये जो ऑडिटर चेक कर रहे हैं वो, ठीक है, थोड़ा वेट करने को बोलो उनको, कल एक बार कल कॉल करने के लिए बोला है मैम ने। अच्छा, मैं आपको मेल में बता देता हूँ, जो हाँ कॉन्ट्रैक्ट नोट था उसमें देखिए, पहली क्वांटिटी है 200 क्वांटिटी है, परचेज प्राइस है 29 रुपीज़ 30 पैसे, है ना। ये है 25/10/2017, 25 हाँ हाँ, अक्टूबर का है। कॉन्ट्रैक्ट नोट है CC3173054। अच्छा हाँ, फिर आगे हैं 3 कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हैं, 100 की क्वांटिटीज हैं। पहला 100 है 28 रुपये 75 पैसे में, फिर अगला 100 है 29 रुपये 25 पैसे में, फिर अगला 100 है 29 रुपये 25 पैसे में। और अच्छा ये हाँ 26/10/2017, ये अक्टूबर हो गया ना, 26 अक्टूबर हाँ हाँ, 26/10/2017 का कॉन्ट्रैक्ट नोट है CC3213268। ओके, हाँ, ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट नोट है, हाँ हाँ हाँ, CC3213268, है ना। ओके, यस यस सर, ये 500 का अगर हम टोटल अमाउंट बनाएं, उस मेल में मैंने लिखा 14,585 है ना सर। हाँ हाँ तो जब मैंने क्लेम किया था तो 55 बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर्स उसकी स्टेटमेंट में आ रहे थे, तो इसलिए हाँ, मुझे भी पूरा पता नहीं चला। जैसे मैं आगे एक्सप्लोर करता गया तो उसके हिसाब से जो मेरे को प्राइस नहीं पता थी क्या फिल करूं, जब मैंने क्लेम डालना था ना, क्योंकि उस हाँ डेट थी कि लास्ट से पहले आप क्लेम कर लीजिए। क्लेम तो मैंने टाइमली कर लिया, पर फिर जो डिस्कवर किया, जो पहली सेटलमेंट आपने की वो परचेज प्राइस पे की, और फिर हाँ, आपने मुझे बोला कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तो ट्रांजैक्शन ही नहीं मिल रही है आपकी। यस, तो फिर मैंने डिस्कवर किया कि वो तो खरीदे देना बैंक शेयर्स थे, और वो अक्वायर हो गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में, यस, हाँ, जी सर। तो फिर मैंने ये डिटेल्स आपको दोबारा बना के दी, है ना सर। यस यस यस, तो ये उस हिसाब से 14,585 बनता है ना सर। यस सर, तो ऐसा है सर, आजकल ना बड़ी रिसेशन चल रही है। मैं प्राइवेट जॉब्स में था, मेरी जॉब भी नहीं है प्राइवेट, मुझे अपनी मेडिसिन वगैरह। सर मैंने आपका जो केस था ना, मैंने प्रॉपर चेक किया, जी आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट भी, मेल्स भी मैंने चेक किया, उसके बाद मैम से कॉन्टैक्ट किया जहाँ से चेक होता है ये प्रॉपर आपका क्लेम का, डिफॉल्ट टीम से, ठीक है। तो मैम ने बोला इनका केस मतलब हमारे पास ही है, हम लोग चेक कर रहे हैं वो। अमित आचार्य आपका डेटा भी मैंने उनको फॉरवर्ड किया सर। बिल्कुल तो सर। मैम बोला उनको थोड़ा वेट करने को बोले, कल उनको बोलो कल कॉल करने के लिए एक बार। मुझे आप पे तो पूरा भरोसा है, आगे मैडम क्या करेंगी वो, क्योंकि मैं बात करता रहता हूँ ना, नहीं नहीं तो करेंगे मुझे वो, बात उनका अभी करने से जस्ट पता बात चल हुआ है मैम। जाता है आदमी का। तो आपने किया है तो उतना आपने कर दिया है, मुझे मालूम है। पर यस देखिए यस सर, जब हम भी, हमारा पैसे रुकते हैं ना, देखिए जब हम यस यस, जॉब करते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स बिल्कुल कट के जाता है हमारी जेब से, और वो राइट गवर्नमेंट को मिल जाता है ना सर। राइट राइट, तो जब, अब आपकी आपकी जेब से नहीं लेना, आपकी मैडम की जेब से नहीं लेना,
अब जब बाई चांस इसमें गवर्नमेंट को मुझे देना है, गवर्नमेंट को देना है मुझे, है ना, जो मैं क्लेम कर रहा हूँ, तो मेरे पे थोड़ी रहमत करे गवर्नमेंट, है ना। आपसे नहीं लेना मुझे, गवर्नमेंट से लेना है। जब टैक्स में मैं सर्विस मैन था तो मेरे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स को बिना सोचे वो जो कट लगता था, तलवार चलती थी ना वो, तो अब बड़ा बुरा लगता आपके है। आपके डॉक्यूमेंट्स से चेक किए, डॉक्यूमेंट्स आपके सब सही है सर, आपको अमाउंट मिलेगा सर, थोड़ा वेट कीजिए, कल एक बार कॉल कीजिए, मैम चेक कर रही है, जो ऑडिटर्स जो है ना वो भी चेक कर रहे हैं सर आपका क्लेम। जी थैंक यू सर, काफी देर होगी, थोड़ा करवा देना, क्योंकि होप के लिए ठीक, नो प्रॉब्लम सर, यस इट्स नॉट वर्थ द टाइम, इतना टाइम लगा के ये सब चीजें हो रही हैं। नहीं करेंगे सर, जरूर करेंगे सर। चलिए, मैनी थैंक्स सर, मैनी थैंक्स, थैंक यू सो मच सर, गुड बाय। इस प्रकार से अगर हम देखें इस पूरे प्रकरण में हमने सीखने को क्या मिला, सीखने को यही मिला कि इसमें हमें बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है और ब्रोकर से इमीडिएटली डिमांड करना है जब आपको प्रॉब्लम में आपको लगता है कि व्यवहारिकता उसकी सही नहीं रही, आपके प्रति वो उस तरह से कार्य नहीं कर पा रहा है जो कि बनती है उसके जिम्मेवारी, तो उससे डिमांड करें और इमीडिएटली थोड़ा ही समय देते आगे कंप्लेंट करें सेबी और एनएससी में। रिटेल इन्वेस्टर की सुनवाई इतनी बेहतरीन नहीं पाई, मेरे अपने केस में मुझे नहीं लगा कि ऐसा कुछ हुआ हो। और ब्रोकर में जिन लोगों का कैश फंस गया है तो कैश आप ब्रोकर के पास उतना ही रखें जिससे आपने स्टॉक्स परचेज कर लेने हैं और मिनिमल कैश रखें, बहुत ज़्यादा कैश रख के उसको अंडर यूटिलाइज करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ और चीज़ें हैं जो आप डिस्कवर करेंगे कि जो हमें करनी चाहिए और सचेत रहना चाहिए। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।